हेलो फ्रेंड्स, लियाकत ग्रैब के साथ एक दफ़ा फिर। तो मैं आज का टॉपिक डिस्कस करूँगा आपके साथ। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं तमाम दोस्तों से चाहता हूँ आपका भाई, आपका साथी लियाकत ग्राया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ, अबाउट स्टडी वीज़ा, अबाउट वर्क परमिट, अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा, तो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमसे मिलती रहें ताकि आपके पास पहुंचती रहें जो मैं शेयर करता हूं अपने चैनल पे या व्लॉग पे। तो मैं तमाम साथी, तमाम दोस्तों को कि आप अपना चैनल है कागनाग, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। आज का मौजू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है अबाउट चेंजेस इन इमिग्रेशन लॉ। स्वीडिश पार्लियामेंट को रिक्सडाग कहते हैं। रिक्सडाग में टोटल इस वक्त 8 जमातें हैं, जिनमें एस सोशल डेमोक्रेट, मिलियो पार्टी, MP, दे आर इन पावर, दे हैव मेक गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली लास्ट वीक इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आ गई है। दूसरी 2 पार्टियों ने इनको सपोर्ट किया था पार्लियामेंट के अंदर, लिबरल और सेंटर पार्टी। सेंटर पार्टी को लीड कर रही हैं नीलोफ और लिबरल को सबोनी। इन दोनों पार्टियों ने जनवरी अवताल करके इनको नए प्राइम मिनिस्टर के बजट को 3 दफ़ा पास किया है। अब एक बजट रह गया पीछे, अगले साल 2022 में इलेक्शन होने हैं, लेकिन जैसे अदम-ए-एतमाद आ गई है तो माइट भी इलेक्शन इस साल हो जाए। स्वीडन में पुराने इमिग्रेशन लॉ ख़त्म हो रहे थे 20 जुलाई 2021 को। पुराने लॉ के मुताबिक उससे पहले जो लॉ थे, ये तेलफेलत बनाए थे पार्लियामेंट ने 2015 में। उससे पहले लॉ के मुताबिक ये था कि जो भी सालम अप्लाई करता उसको परमानेंट रेजिडेंस शुरू से मिल जाता था, लेकिन इसमें तेलफेलत में उन्होंने टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट 2 साल का किया था। अब जो नए लॉ बने हैं सोशल डेमोक्रेट्स और सेंटर, और इन्होंने लॉ चेंज किया है ताकि मुल्क में कोई तो इमिग्रेशन लॉ हो जो चल सके अगले पार्लियामेंट की अक्सरियत तक। इसमें तमाम पार्लियामेंट कमेटी जो बनी थी, मैंने इसमें वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, तो बहुत लोगों ने कहा था जी अभी तो वो डिस्कशन नहीं है, लेकिन अब लॉ चेंज हो गया। तो मैंने यही कहा था कि 20 जुलाई 2021 से नए लॉ आ जाएंगे परमानेंट रेजिडेंस के लिए। हाँ, उसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि जो अपोजिशन की रेजोल्यूशन थी कि आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए लैंग्वेज को करें एप्लीकेबल, वो नहीं हो सका। आपको सिटीज़नशिप के लिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए अभी लैंग्वेज और सिविल सोसाइटी का कोर्स और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट या आपका करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो उसको पोस्टपोन कर दिया। लेकिन उल्फ क्रिस्टन जो है मॉडरेट के लीडर, उन्होंने नेशनल असम्बली में ये तकरीर करते हुए रिक्सडाग में कहा था कि हम इस लॉ को आते ही उठा के बाहर फेंक मारेंगे, रिवा कर देंगे, इसको फाड़ देंगे और नया अपना लॉ लेके आएंगे जो तमाम पार्टियाँ जिस पे एग्री हुई थी पहले। अगर सोशल डेमोक्रेट उसी लॉ को फॉलो करते, सोशल डेमोक्रेट तो एग्री थे पिछले इलेक्शन में, उन्होंने कहा भी था कि हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन मिलियो पार्टी ने उनको धमकी दी कि हम गवर्नमेंट से बाहर चले जाएंगे और छोड़ देंगे हुकूमत। तो इसलिए कंप्रोमाइज़ करके उन्होंने ये एक छोटा सा लॉ चेंजिंग तेल फैलत आप कह लें लॉ चेंज किया। लेकिन इससे क्या इफेक्ट होंगे आपको? नंबर 1, ये 5 चीज़ों पर डिपेंड कर। सबसे पहले जो लोग असाइलम पे स्वीडन में, जिनको असाइलम मिली या असाइलम पे हैं या जिनको असाइलम 20 जुलाई के बाद, उनको सिर्फ पहले 13 महीने का वीज़ा मिलेगा, फिर 2 साल का और फिर 37 मंथ के वो जाके परमानेंट होंगे। तो पहला लॉ, असाइलम वाले लोग आइंदा उनको तेलफेलत या टेम्परेरी रेजिडेंस परमानेंट मिलेगा 37 मंथ के लिए। तो 37 मंथ के बाद जाके वो लोग परमानेंट होंगे स्वीडन के अंदर, उससे पहले वो परमानेंट नहीं होंगे। वो भी उनको उसमें परमानेंट होने के लिए जो है वो अपने आप को मेंटेनेंस यानी इतना कमाना चाहिए उनको, मिनिमम 10,000 आफ्टर टैक्स, कि वो एक बंदा जो है, अगर उनकी फैमिली है तो फैमिली के लिहाज से अगर 4 लोगों की फैमिली तो मिनिमम 16,500 करोड़ को कमाना होगा अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। और उसी तरह उन असाइलम वालों को घर भी बड़ा दिखाना होगा, जिसमें अगर 4 लोगों की फैमिली है तो उनको 89 स्क्वायर मीटर 72 से 89 का घर दिखाना होगा। अगर 5 की है तो 89 से 95 स्क्वायर मीटर का घर दिखाना होगा। 3 की है तो वो 45 से 62 का। अगर बच्चा 2 साल से नीचे है और एक मियाँ बीवी हैं तो उनको 42 स्क्वायर मीटर का घर भी चल जाएगा उनके लिए। ठीक है, ये तो हो गए सालम के लिए। अच्छा, दूसरा उसमें जो कोटा सिस्टम के लिए आए हैं लोग, जिनको स्वीडन कोटा पे लेता है बाहर से प्रोटेक्शन पे, उनके लिए अभी भी इन्होंने रिलैक्सेशन रख दी है कि उनको PR दी जाएगी डायरेक्टली।
ठीक है, इसमें उस लॉ जो ऊपर साइलम वालों के लिए है उससे उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया कि उनको पीआर दे दी जाएगी सम केसेस के अंदर, लेकिन मेन लॉ उनके लिए भी वही अप्लीकेबल होगा कि वो 13 महीने का पहला मिले वीज़ा, फिर 2 साल का, और फिर वो अप्लाई कर सकें परमानेंट रेजिडेंस के लिए। परमानेंट रेजिडेंस के लिए अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर उनको आगे एक्सटेंशन मिलेगी 1 साल की या 2 साल की, कि वो अपने आप को जो है मेंटेनेंस लॉ या अपने आप के जितना उनको रिक्वायरमेंट है फूड के मतलब, रेजिडेंस के मतलब या मनी के मतलब कि वो 16,503 लोगों की फैमिली है तो वो पूरा करें। फिर इसके अलावा वो अपना घर का करें एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे जो स्वीडिश सोशल डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, जिसे सोशल बाल्कन कहते हैं। इस तरह पेरेंट्स बाल्कन भी है जो बच्चों की आप कहते हैं बच्चे ले जाते हैं सोशल वाले, उसको वो फॉलो करते हैं। अच्छा, ये होगी। उसके बाद आते हैं अब हमारे आज के टॉपिक, जो मुझे बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने मैसेज भेजे थे फेसबुक के ऊपर जब मैंने शेयर किया था ग्रुप्स में, डिफरेंट पाकिस्तानी ग्रुप्स में, स्वीडन के अंदर, डेनमार्क के अंदर और दूसरे मुल्कों में। इसी तरह बहुत से पाकिस्तानी से मैसेज आए जिन लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई किए हुए थे या जो परमानेंट, और एक मुझे दोस्त ने जिसने परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई किया हुआ था, वर्क परमिट था पिछले 5 साल से, वो परेशान था कि ये तो नए ला गए हैं, और नए ला में ये है कि ये 20 जुलाई से जो पहले लोगों ने अप्लाई किया उन पे नहीं, सब पे अप्लीमेंट होंगे जिनके डिसीजन अभी नहीं हुए हैं। तो मैंने उसको बताया कि आपकी सैलरी कितनी, कहता है ये मैं 20,000 तक कमा लेता हूँ। तो मैंने फिर आपको क्या परेशानी है, आप 3 लोगों की फैमिली तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको चाहिए 15,000 करोड़ 3 फैमिली के लिए। तो आइंदा जो भी लोग अप्लाई करेंगे ये देख लें, इसमें नए जो लॉ है उनके अंदर कि आपकी अगर फैमिली है, फैमिली 18 साल से कोई भी ऊपर है फैमिली मेम्बर, तो उसको भी अपनी मेंटेनेंस दिखानी होगी। हाँ, वर्क परमिट के लिए अब आप आते हैं। वर्क परमिट कोई चेंजिंग नहीं है, आपकी वही सैलरी है 13,500 मिनिमम स्टैंडर्ड, आपका वही कलेक्टिव अवताल होना चाहिए, वही यूनियन से अप्रूव होना चाहिए, वही अनाउंस होनी चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, वर्क परमिट वालों ने अगर परमानेंट अप्लाई करना है तो वही उनके लिए कंडीशन है कि 7 साल के अंदर 4 साल काम किया हो। तो वेरी क्लियरली वर्क परमिट लॉ के लिए कोई चेंजिंग नहीं आ रही, ना है, ना आगे प्रपोज हैं पार्लियामेंट के अंदर, ना हो रही हैं कोई। ठीक है, वर्क परमिट सेम कंडीशन रहेंगी जो हैं। और अगर आपने परमानेंट होना है तो 4 साल के बाद, वो तो पहले ही आप पे था कि आप इतना कमाएं कि अपने आप को सर्वाइव करें, उसके बगैर तो वर्क परमिट मिलता ही नहीं था। ठीक है, तो वो सेम है, उसमें यही है कि आप अपने आप को और अच्छे तरीके से, आपका जो कहते हैं वर्क परमिट के बाद जब आपकी परमानेंट हो गए हैं तो आपको इंटेंशन होनी चाहिए, आपके घर होना चाहिए, आपका जो क्लीन होना चाहिए, रिकॉर्ड क्रिमिनल ना हो। ठीक है, आपको लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही सीखी होनी चाहिए, कि उसमें उन्होंने लगा दिया साथ कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लिविंग के लिए लॉन्ग टर्म, कि आप अपने आप को क्लियर कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, आप अच्छे तरीके से एज सिटीजन रह सकेंगे, इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो ये आपने चीज़ें करनी है। वर्क परमिट के अंदर कोई लॉ चेंजिंग नहीं है, लेकिन परमानेंट होने के लिए आपको अब थोड़ी सी एफर्ट करनी होगी। ठीक है, कि आप अच्छे शहरी बन के रहें, क्रिमिनल रिकॉर्ड से बचें, लाइसेंस बनवाएं, लैंग्वेज सीखें और फॉरवर्ड अपनी सोसाइटी के अंदर ऑब्जर्व हों। नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कोई चेंजिंग नहीं है, आप दुनिया से कहीं पे भी एक्सपीरियंस शो करके, लैंग्वेज शो करके अप्लाई कर सकते हैं बिजनेस वीज़ा स्वीडन के अंदर। आप उसी तरह कंपनी खोल सकते हैं, आपके लिए वही है कि आप पहले साल 2 साल का दिखाएं, जिसमें मेन एप्लीकेंट का 2 लाख और आपके जो को एप्लीकेंट है उसका 1 लाख और बच्चों का 50,000 और कोई। हाँ, आपको अगर मिल जाता है रेजिडेंस परमिट तो आपको दिखाना है यहाँ पे कि आपके पास आप सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बाद में। कार है परमानेंट रेजिडेंस के लिए, अगर आप फैमिली को बुलाते हैं तो आपको इतना कमाना चाहिए कि आप दोनों को वो कवर सकें। पहले ये था कि आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं या अपने आप के लिए कमा लेते हैं तो इनफ था, लेकिन अब वो चेंज हो गया। अब आपको आपकी फैमिली की फॉर शेयरिंग भी दिखानी है, फैमिली के लिए भी लिविंग मेंटेनेंस दिखाना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखें स्वीडन के अंदर लॉ चेंज हो गए हैं। ठीक है, स्टूडेंट के लिए कोई लॉ चेंज नहीं हुआ। इफ़ आर यू स्टूडेंट यू स्टिल गेटिंग सेम सेल्फ एम्प्लॉयड। आप 30 क्रेडिट आवर कर लेते हैं तो आपको लिए वही टर्म एंड कंडीशन है कि आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ उसमें चेंजिंग नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या कुछ चेंज हो गई हैं? क्या यूनिवर्सिटी ने 60 क्रेडिट कर दिए हैं? नहीं, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड कोई सी तरह अफेक्ट नहीं कर रहा। बिजनेस वीज़ा आपको कोई इफेक्शन नहीं है। पहले भी आप लोग तो इनकम दिखाते तो हम लोगों को मिलता था परमानेंट रेजिडेंस, तो वही आपके लिए। तो मैं अभी समराइज करूं इस तमाम को, क्या न्यू लॉ के अंदर इज न्यू लॉ अफेक्टिंग टू वर्क परमानेंट पीपल? नो। इफ
you not bringing your family with you. If you coming from other country, अगर आप किसी और मुल्क से मूव हुए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, तो आपके लिए भी वही है। आप स्वीडन के अंदर आप परमानेंट होने के लिए आपको अपना घर, अपनी हाई सैलरी, अपना, पहले ये था कि अपने आप को अपने मेंटेनेंस, अब आपको फैमिली मेंटेनेंस भी दिखानी है। तो आप कह लें कि यूके की तरह अब आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने होंगे, फिर आप अपने को घर भी दिखाना होगा कॉमन स्टैंडर्ड का। ठीक है, मैं फिर बता दूं, अगर एक बच्चा 2 साल का है और मदर और फादर हैं तो उसको 42 किलोमीटर का, अगर आपके लोग 4 हैं तो आपको 62 किलोमीटर का, अगर आप 4 से ऊपर हैं तो 89 का, अगर 5 बच्चे हैं तो आपको 108 किलोमीटर का कर दिखाना होगा स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने के लिए या फैमिली इमिग्रेशन हासिल करने के लिए। सो बी केयरफुल, दीज आर ओनली चेंजेस। और आपके लिए वर्क परमिट के लिए सेम है कि आपने 4 साल काम किया हो, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव जो स्वीडन के अंदर रहने का इरादा है वो आपको अच्छी तरह मेंटेन अपने आप को कर रहे हो, और अपने आप को फैमिली जो है आपकी और अपने के लिए कमा रहे हो। अच्छा, बिज़नेस वीज़े के लिए कोई चेंजिंग नहीं है, आप अपना बिज़नेस वीज़ा ऐसा जैसे है ऐसे ही चलेगा। आपको 60 क्रेडिट आवर की ज़रूरत नहीं है, अभी भी 30 क्रेडिट का किराया है वो मुकम्मल करेंगे। लेकिन एक जो स्टूडेंट इस दफ़ा आ रहे हैं जो स्वीडन में रह रहे हैं, तमाम वो स्टूडेंट जो बिज़नेस वीज़ा पे जा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपके लिए लैंग्वेज की है। आप लैंग्वेज और प्रीवियस एक्सपीरियंस कंपनी रन करने का आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को सक्सेस में चेंज कर सकें। आपकी जेन्युइन एप्लीकेशन, आपकी लैंग्वेज, कोई मुश्किल नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है आपके लिए। तो मैं दोबारा समराइज़ कर दूँ, न्यू लॉ इमिग्रेशन के इफेक्ट कर रहे हैं किसको सबसे ज़्यादा चेंजिंग ये आई हैं, उनके लिए जो पहले आते ही परमानेंट हो जाते, जैसे असाइलम वाले लोग थे, जो प्रोटेक्शन वाले लोग थे। ठीक है, फैमिली यूनिफिकेशन मुश्किल हो गई है। अब आप अपने 7-8 बच्चे या 5-6 लोगों की फैमिली, उनको अब मुश्किल होगा लाने के लिए यहाँ पे। जब पहले ये होता था कि आपने कहीं से अपनी जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका मिल गया, आपको जॉब मिल गई है 10,000 की, ठीक है, 15,000 की, आप दूसरे मुल्क से मूव हुए हैं तो आप आराम से अपने बच्चे ले आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू शो हाई इनकम। इसी तरह परमानेंट होने के लिए अगर आप वर्क परमिट पे हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, दैट्स इनफ, नो प्रॉब्लम, 13,500 इनफ है आपके लिए, आप सर्वाइव कर जाएंगे, सुकून से आपका परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली, आपको उनकी भी दिखानी होगी पर फैमिली। मेन एप्लीकेंट के लिए 9,000, आपके फैमिली वाइफ के लिए 5,000 और बच्चों के लिए पर चाइल्ड 3,000 क्रोन। तो ये टोटल जितने बच्चे उतनी फैमिली बड़ी होगी, उतनी आपकी इनकम ज़्यादा, उनसे सियासत आपके पास गाढ़ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वो लोग जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या करने वाले हैं, आपके लिए कोई चेंजिंग नहीं है। लॉ के अंदर आप उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे जैसे पहले हैं। लैंग्वेज की है अपनी, उसी पे फोकस करें, लैंग्वेज सीखें और अपने आप को परमानेंट करें। आपको वही 30 क्रेडिट आपके लिए क्रैब है। होपफुली कि मैंने क्वेश्चन आपके जितने थे उनके आंसर देने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कागनाग स्वीडन लिया के साथ।